बुलेटिन के आगाज में अहम खबर शामिल करें। लियाकताबाद टाउन इंतजामिया की गफलत से FTM पानी की लाइन टूट गई है। 24 इंच की लाइन शॉवर लगने से टूट गई है। बल्दिया माड़ीपुर साइट एरिया को पानी की सप्लाई मुअत्तल हो गई। मरम्मती काम 12 घंटे में मुकम्मल होगा। तफसील जान लेते हैं नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये लियाकताबाद में B1 एरिया के मुकाम पर जो है वो ग्रीन बेल्ट से गुजरने वाली 24 इंच की फेडरल ट्रंक मेन की जो लाइन थी वो डिस्ट्रीब्यूशन के वाटर कॉर्पोरेशन के अमले की जानिब से जो है वो काम किया जा रहा था। कनेक्शन जो है वो बहाल किए जा रहे थे। वो कनेक्शन जो माजी में बंद थे, उस दौरान जो है वो शावल के लगने से वो लाइन टूटी है और टूटने के बाद वहां से लाखों गैलन पानी जो है वो निकल के सड़क पे बहना शुरू हुआ। फौरी तौर पे जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जानिब से मुताल्लिका लाइन के कस्टोडियन FTM के अमले को इत्तला दी गई। FTM का अमला मौके पर पहुंचा और लाइन को जो है वो सप्लाई बंद की गई है लाइन की, ताकि पानी की रवानी खत्म होने के बाद जो है वो लाइन की मुरम्मत आसानी से की जा सके। लेकिन इसके लाइन के टूटने से जो है वो लियाकताबाद टाउन के जो डिस्ट्रीब्यूशन के वाटर कॉर्पोरेशन का अमला है उसका जो है वो भांडा फूटा इलाका मकीन की शिकायत थी कि 1.5 साल से जो है वो इलाके में पानी नहीं था। जब कंप्लेन XTN को की जाती थी तो XTN की जानिब से कहा जाता था कि पीछे से सप्लाई की प्रेशर की कमी के बायस जो है वो पानी की किल्लत का सामना है आप लोगों को। लेकिन आज जब ये लाइन टूटी है तो देखा जा रहा है कि लाइन का जो प्रेशर है तो वो काबू से बाहर हुआ है। तो डिवॉटरिंग पंप लगने के बावजूद जो है वो लाइन का पानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के अमले की कारकर्दगी का सवालिया निशान है। इलाका मकीन काफी मुश्किल सूरत हाल में मौके पर मौजूद है और शिकायत कर रहे हैं कि इलाके को पानी जो है नहीं फराहम किया जा रहा था। कहा यह जाता था कि लाइन में पानी जो है वो नहीं है और आज जो है वो लाइन का इतना पानी देख के अफसोस हो रहा है। वो पानी जो घरों तक पहुंचना चाहिए था वो सड़क पे नदी नाले में बहा दिया जा रहा है। तो बताया जा रहा है कि 12 घंटे जो है वो मजीद दरकार है लाइन की मुरम्मत का काम मुकम्मल करने के लिए। जी ऐसे ये बताइएगा, जिस तरह आपने कहा कि पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इससे पता चल गया कि XTN माजी में झूठ बोलता रहा है, तो क्या इसमें नताइज सामने आ रहे हैं? क्या XTN गफलत बरत रहा था काम से या करप्शन में मुलविस था टैंकर माफिया के साथ? देखिए, FTM की लाइन से साइड एरिया बल्दिया माड़ीपुर और वेस्ट के इलाकों में जो है वो पानी सप्लाई किया जाता है। साथ साथ लियाकताबाद टाउन को नाजमाबाद टाउन को भी पानी सप्लाई किया जाता है FTM की लाइन से। लेकिन ये जो फेडरल ट्रंक मेन की लाइन जिस मुकाम से मुतासिर हुई है यहाँ से यह पानी जो है वो लियाकताबाद टाउन को सप्लाई किया जाता है और लियाकताबाद टाउन की ही आवाम जो है वो शिकायत कर रही है कि हमें पिछले 1.5 साल से जो है वो पानी नहीं मिल रहा था। वजह बताई जाती थी XTN की जानिब से कि पीछे से जो है वो पानी का प्रेशर कम है। लेकिन आज जो प्रेशर हम देख रहे हैं अपनी आंखों से तो XTN की जो है वो भांडा फूटा है झूठ का, जो कि झूठ बोला जाता था मकीनों से, जिसपे उन्होंने दरख्वास्त की है कि MD वाटर कॉर्पोरेशन जो है वो वाकई का नोटिस ले और हमारी लाइनों का जो पानी रोका जाता था और किसी और को फरोख्त किया जाता था तो वो मुताल्लिका जो डिस्ट्रीब्यूशन का अमला है उसके खिलाफ जो है वो महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। जी, महकमा जाती कार्रवाई अमल में लाई जाए। बहुत शुक्रिया एहसन, आपने हमें 2 एडिशनल और 6 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स को ओहदे से हटा दिया गया। महकमा कानून सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रेड 1 से 15 वाली भर्तियों का अमल गैर कानूनी करार दिया था। बात करेंगे मुमताज जमाली से, बताइएगा। देखें जी, सिंध हुकूमत ने 2 एडिशनल और 6 असिस्टेंट एडवोकेट जनरल सिंध को ओहदों से फारिग कर दिया है। महकमे कानून ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन के मुताबिक हटाए गए एडिशनल एडवोकेट जनरल्स में सहूलत जाफरी, चौधरी वसीम अख्तर, इसी तरह फारिग होने वाले जो एडवोकेट जनरल हैं जिसमें ग्रेड 1 से और 15 की नौकरी वाले केस में भी पेश होते रहे, दीगर अहम केसेस में भी जो है वो पेश होते रहे। सिंध हाई कोर्ट ने ग्रेड 1 से 15 वाली भर्तियों का अमल गैर कानूनी करार दिया था। अदालत ने MQ की दरख्वास्त जो है वो मंजूर कर ली थी। साथ ही साथ फारिग किए गए असिस्टेंट एडवोकेट जनरल्स में नौशाबा, गुलाम अकबर और इमरान अली जतोई भी शामिल हैं। शरफुद्दीन जमाली, गुलाम मुस्तफ़ा आबड़ो और उरूज फातिमा भुट्टो भी ओहदों से फारिग होने वालों में शामिल हैं। लिहाजा महकमे कानून ने जो ओहदों से फारिग किए गए थे एडिशनल और असिस्टेंट एडवोकेट, इस मुतल्लिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के भी बजट इक़दामात पर तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने SRO 350 को नया तनाज़ा करार दे दिया। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने FPR के मेंबरान लैंड रेवेन्यू को खत लिख दिया और फौरी मुदाखलत करके इस अहम मसले को हल करने का मुतालबा किया है। मज़ीद जान लेते हैं अशरफ खान से। अशरफ, बताइएगा।
जी, पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने बजट पर अपने इकदाम और तफसीलात का इजहार कर दिया और कहा है कि SRO 350 जो नया तनाज़े बन गया है। SRO 350 की वजह से पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल ने टैक्स रिटर्न के खर्चात को जन्म देने पर खर्चा जाहिर किया है और कहा है इस सिलसिले में जो है मेंबर इंडियन रेवेन्यू है उनको खत लिख दिया, जिसमें कहा है कि नई तरमीम के तहत रजिस्टर्ड अफराद के सेल टैक्स रिटर्न को IIR पोर्टल में जो है आरटी समझा जाएगा और जब तक वो सामने खरीद बेचने वाला अगर अपना रिटर्न जमा नहीं कराता है तो जिसने रिटर्न जमा कराया उसके लिए टैक्स काट दिया जाएगा, उसको इनपुट एडजस्टमेंट नहीं होगी। और कहा है कि ये जो टैक्स दहनदान है उनके साथ नाइंसाफी है। फौरी तौर पर मुतालबा किया है कि इस अहम मसले को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि जो टैक्स दहनदान है उनके साथ नाइंसाफी ना हो। इससे जो उनके जो टैक्स रिटर्न जमा ना कराने वालों की मुश्किलात और कारोबार चलाने में खलल होगा। जी अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। आटे के बदतरीन बहरान का खदशा, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन कल से गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करेगी। फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगी। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हड़ताल की तैयारियां शुरू कर दी। गंदम की वॉशिंग का अमल भी रोक दिया। मज़ीद जानेंगे वसीम इफ्तिखार से, बताइएगा। आज बिल्कुल फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स के निफाज के खिलाफ हड़ताल की तैयारी शुरू कर दी गई है और हड़ताल की तैयारी के पहले मरहले में जो गंदम की वॉशिंग है उस अमल को बंद कर दिया गया है। मैं इस वक्त एक फ्लोर मिल में मौजूद हूँ जहाँ पर बड़ी तादाद में आटे की बोरियाँ मौजूद हैं, जिसमें मुख्तलिफ़ इक़साम का आटा तो मौजूद है, लेकिन इस आटे की सप्लाई जो है वो आज रात तक की जाएगी और कल से तमाम तर फ्लोर मिल्स वो बंद कर दी जाएंगी। इस वक्त फ्लोर मिल्स में मशीनें तो चल रही हैं, लेकिन इन फ्लोर मिल्स में इन मशीनों को कल से बंद कर दिया जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल जुनैद, जो कि साबिक सीनियर वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन सिंध जोन के। इनसे जानते हैं कि ये बताएं कि कल से ये तमाम तर मशीनें बंद कर दी जाएंगी, तमाम तर फ्लोर मिल्स बंद कर दी जाएंगी, इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि हमारा मशवरा हुआ और गवर्नमेंट से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की है, लेकिन मतलब वो मैं ना मानू वाली बात चल रही है। और आटा जो है ना वो एसेंशियल आइटम है और गरीब आदमी की ज़रूरत है, तो इस पर जितने भी टैक्सेस लगने हैं वो आगे पास ऑन होने, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम गरीब आदमी को जो मर गया है इस वक्त उसको दफन कर दें। इसका मतलब ये होगा कि हम उसको दफन करने जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है कि ये चीज़ें हो सके। तो हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि अपनी अना में ना आए, अपनी ज़िद में ना आए, कहीं और इस टैक्स को जहां उनको अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करके एडजस्ट करना हो कर लें और आटे को कम से कम गरीब आदमी के लिए ज़िंदा रहने के लिए जो ज़रूरत है उसको फ्री किया जाए। हमारी मिलें जो हैं वो जैसे हमने गवर्नमेंट को काफ़ी दिनों पहले बता दिया है, ऐसा नहीं है कि सुबह बताया और शाम को हमने ये एक्शन ले लिया, ऐसा नहीं किया है। काफ़ी दफ़ा पहले भी इनको कर चुके और कल हमने ब्रीफ कर दिया और इसके बाद भी हमने कल का टाइम रखा है कि कल तक मसला हल हो जाता है। तो हमें कोई खुशी नहीं है, हम कारोबारी लोग हैं, हड़ताल किसी मसले का हल नहीं होती, लेकिन हमें मजबूरन इस नहज पे पहुंचा दिया गया है कि हम हड़ताल करें। इसको हड़ताल का आप लफ्ज़ कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी अपनी बका की जंग है, हमारी आवाम की बका की जंग है। इनका मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमत अपने जो अय्याशियाँ हैं या फिर अपने अखराजात हैं उसको कम करें, टैक्स जो है वो फ्लोर मिल्स और आवाम पर ना लगाएं, ताकि ये चीज़ें जो है वो आसानी आवाम तक आटा जो है वो दस्तयाब हो सके। जी, पाकिस्तान फ्लोर मिल्स ने विद होल्डिंग टैक्स मुस्तरद कर दिया। कल से हड़ताल पर जाने का ऐलान। फ्लोर मिल्स मैनेजर मोहम्मद वारिस कहते हैं कि फ्लोर मिल्स में आज से गंदम की वॉशिंग बंद कर दी गई। कल से मार्केट में आटे की सप्लाई नहीं होगी। गंदम की पिसाई रुकने से जानवरों के चोकर की सप्लाई भी मुतासिर होगी। हड़ताल के क्या क्या असरात होंगे, जानते हैं अशरफ खान से। यहाँ पे इसमें कोरंगी फ्लोर मिल्स में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो प्रोसेस है, क्योंकि कल से फ्लोर मिल्स जो हैं विद होल्डिंग टैक्स के ख़िलाफ़ हड़ताल पे जा रहे हैं और यहाँ पे फ्लोर मिल्स आज से जो गंदम की वॉशिंग एरिया है और यहाँ मिल्स के लिए यहाँ गंदम जो जैसे आपको ये बॉक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे गंदम डाली जाती है, फिर ये वॉशिंग के लिए जाती है, धुलने के बाद ये आपका प्लांट है उसमें जाती है, फिर आटा बनता है। अब ये क्या प्रोसेस है और क्यों रोकी हुई है, जानते हैं जो फ्लोर मिल्स के यहाँ के मैनेजर हैं मोहम्मद वारिस हमारे साथ मौजूद हैं। क्या वजह है कि ये रोका है और इसका क्या इम्पैक्ट होता है? अस्सलाम वालेकुम। ये इसलिए रोका कि कल से जो आज से हमने वॉशिंग्स बंद कर दी हैं। हमारा यहाँ से प्रोसेस होता है जो आगे हम मिल प्रोडक्शन के लिए गंदम देते हैं, तो कल सुबह से हमारी मिलें जो है ना वो बंद हो जाएंगी, तो इस वजह से हमने जो है ना वॉशिंग का प्रोसेस रोका हुआ है। वारिस साहब अगर हम देखें यहाँ पे अब जो गंदम का यहाँ पे जो ये है ज़ख़ीरा जो नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे प्रॉपर जो गंदम आ भी रही है, तो यहाँ पे लोग जो काम कर रहे हैं तो उसका अगर इम्पैक्ट देखें कि कल से स्ट्राइक हो जाएगी,
गंदम की वॉशिंग, क्योंकि जो मुझे पता है कि गंदम अगर एक दफ़ा धुल जाए तो गीली हो जाती है, उसको पीसना ज़रूरी है सुखाने के बाद। तो ये जब प्रोसेस रुकेगा तो पूरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। जी जी बिल्कुल, पूरी प्रोडक्शन रुक जाएगी। तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, कितने लोग होंगे और इससे कितने लोग वाबस्ता होंगे? इसमें कोई 130 से 150 लोग हमारे पास काम करते हैं, वो सारे बेचारे फारिग बैठेंगे। इसका जो देख रहे हैं सूरत हाल, जो सिचुएशन की जो प्रोसेस है, क्योंकि 100 के करीब बता रहे हैं कि कराची में फ्लोर मिल्स हैं, उन सब की वॉशिंग आज से बंद हो गई है, कल से वो मिल्स बंद हो जाएंगी। तो इसका अगर आप देख रहे हैं तो ये 100 के करीब एक अंदाज़न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो लेबर है यौमिया उजरत पे होते हैं ये लोग? कुछ यौमिया उजरत पे भी होते हैं और कुछ जो है ना वो हमारे पास सैलरीज पे भी होते हैं, ज़्यादातर सैलरीज पे भी होते हैं। जी, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे कि आज वॉशिंग एरिया तो बंद है, यहाँ से गंदम जो है धुलाई नहीं हो रही है कल से, क्योंकि स्ट्राइक पे जा रहे हैं। और मैं बताऊँ कि यहाँ पे जो बड़ी तादाद में लेबर जो काम कर रही है, कल से ये काम रुक जाएगा और इनका ये काम भी नहीं होगा। इससे बड़ी तादाद में जो कराची में बताए गए 100 के करीब फ्लोर मिल्स हैं, वहाँ पे काम रुकेगा तो इन लोग का भी काम मुतासर होगा, इनकी उजरत मुतासर होगी। साथ में कराची वाले जो 2 करोड़ की आबादी है, उनको आटे की सप्लाई नहीं होगी तो एक बड़ी किल्लत होगी। जी। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली की बहाली में इजाज़त रुकावट बन गई। कॉलेज में इंटर के इम्तहानात के तीसरे रोज़ भी बिजली बहाल न हो सकी। हमारी नुमाइंदा आयमा खान इस वक्त बच्चों के वालिदैन के साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में और जो है वो इंटर बोर्ड के दूसरे मरहले के इम्तहानात का सिलसिला जो है वो जारी है। आर्ट्स और कॉमर्स, रेगुलर प्राइवेट के इम्तहानात जो है वो हो रहे हैं और अब्दुल्ला गवर्नमेंट कॉलेज में जो है वो गुज़िश्ता 7 रोज़ से जो है वो बिजली मुनक़ता है, जिसके बाइस यहाँ पे जो पर्चा देने वाली तालबात हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ तालबात की हालत जो है वो गैर हो जा रही है और इसके अलावा जो है वो तबीयत भी ख़राब हो जा रही है और लड़कियों के लिए यहाँ पर जो है वो इम्तिहान देना एक कठिन मरहला बन चुका है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ वालिदैन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे तफसीलात। आप मुझे ये बताइएगा कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों के बच्चों को? ज़्यादा परेशानी हो रही है, बच्चियाँ बेहोश हो रही हैं, इधर इतना बुरा हाल होता है। घर पे से आती हैं, नहा धो के बच्चियाँ को लेकर आते हैं, हम लोग फ्रेश करके यहाँ पे आते हैं, पसीनों में तर हुई भी होती है, अभी अंदर से निकल कर आएंगी, घबराहट हो रही होती है उनको। लाइट ही नहीं है, इतने सारी बच्चियाँ बेचारी वैसे ही पेपर के लिए घबराहट होती है कि पूरे साल की मेहनत है, ऊपर से लाइट नहीं है तो फिर क्या करेंगी बच्चियाँ? आप मुझे बताइएगा कितनी परेशानी हो रही है, क्या मुतालबा करेंगी? कॉलेज में 7 दिन से बिजली नहीं है, तीसरा पेपर है आज। बच्चियाँ बेहोश हैं, आप जाके देखें क्लास के अंदर बच्चियों का बुरा हाल है। बीमार बच्चियाँ हैं, कनोले लगे हुए हैं, वो भी बेहोश हैं। ना यहाँ वाशरूम में पानी है, ना कोई पीने का पानी का इंतज़ाम है। इधर शुगर के मरीज़ बैठे हैं, अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना हमारे साथ जो है वो वाली मौजूद थे। ना ही जो है वो बिजली की फरहमी यहाँ पे जो है वो बहाल की जा रही है और ना ही जो है वो वॉशरूम में पानी है, ना ही जो है वो पीने के लिए पानी दस्तयाब है, जिसके बाइस यहाँ पे इम्तिहान देना जो है वो एक मुश्किल मरहला बन चुका है। जी, इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली मुनक़ता होने का मामला बल्दिया उज़्मा का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। तर्जुमान अली हसन साजिद कहते हैं कि बल्दिया उज़्मा कराची को के इलेक्ट्रिक की जानिब से खुदाई से मुतालिक कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई। के इलेक्ट्रिक को कॉलेज के अतराफ खुदाई करने के लिए चालान जमा कराना होगा। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जानते हैं। जी बिल्कुल, अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज की बिजली जो है 7 रोज़ से मुनक़ता है, जिसके बायस तालबात को जो है मुश्किलात का सामना हो रहा है। के इलेक्ट्रिक की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है कि ज़ेर ज़मीन केबल में तकनीकी ख़राबी पैदा हुई है। बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से उन्हें जो है खुदाई की इजाज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची का क्या मौक़िफ़ है, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं तर्जुमान बल्दिया उज़्मा कराची अली हसन साजिद। ये बताइएगा, बहुत मुश्किलात हैं, तालबात को पानी की भी कमी हो गई है, वहाँ पर मोटर नहीं चल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पर वॉशरूम्स की सहूलियात से महरूम है तालबात। सख्त गर्मी है, इम्तहान देने में भी परेशानी का सामना है। तो बल्दिया उज़्मा कराची की जानिब से आखिर क्यों के इलेक्ट्रिक को जो है खुदाई की इजाज़त नहीं दी जा रही? आपकी बात बिल्कुल वजह है और ये वाकई परेशानी की बात है। कराची में इस वक्त शदीद गर्मी है। बल्दिया उज़्मा कराची को केई की तरफ से अभी तक किसी किस्म की कोई दरख्वास्त मौसूल नहीं हुई है। हमारे महकमे ने ये बताया है कि केई ने कोई रब्ता नहीं किया, अभी तक किसी किस्म की कोई दरख्वास्त नहीं दी है। वो दरख्वास्त देंगे, उसे तरजीह बुनियादों पर हम इंशाल्लाह उन्हें NOC देंगे और केई को इसकी पेमेंट भी जमा करानी होगी दरख्वास्त देने के बाद। तो जैसे ही हमें दरख्वास्त मिलेगी या वो लोग रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह इस पर फौरी एक्शन होगा हमारी तरफ से। अभी तक किसी किस्म की कोई दरख्वास्त हमें केई की जानिब से मौसूल नहीं हुई है।
और जी बिल्कुल इनका यही कहना है कि अब तक जो है इनको किसी भी किस्म की कोई दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक की जानिब से मौसूल नहीं हुई है। जैसे ही बल्दिया उज़्मा कराची की इंतज़ामिया को के इलेक्ट्रिक की जानिब से कोई दरख्वास्त मौसूल होगी तो फौरी तौर पर जो है इजाज़त दी जाएगी खुदाई की। जी महकमा कानून सिंध ने CT21 की निशानदही के बाद सांगड़ से मुंतखब रुकने सिंध असम्बली पारस डेरो को मिस्टर कर दिया। 8 जुलाई 2024 की तारीख में नोटिफिकेशन के बाद एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बात करेंगे आज़ाद नोहड़ियों से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल मोहम्मद मूसा, जैसा कि महकमा कानून इंसाफ पार्लियामानी उमूर व प्रोसिक्यूशन को बिलाखिर ख्याल आई गया, उन्होंने अपनी गलती को तस्लीम करते हुए वज़ीर आज़म सैयद मुराद अली शाह की टीम में शामिल पार्लियामेंट सेक्रेटरी पारस डेरो के जो गलती की गई नाम के हवाले से उसमें दुरुस्ती कर दी। पहले जो है पारस डेरो को मैसेज लिखा गया था, लेकिन दोबारा उसी 8 जुलाई को एक और नोटिफिकेशन जारी करके जिसमें पारस डेरो को मिस्टर का दर्जा जो लिखा गया है। इस हवाले से बाकायदा तौर पर महकमा कानून इंसाफ पार्लियामेंट उमूर में अलग से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि मुराद अली शाह की टीम में 29 जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी शामिल किए गए थे, उनमें 12 जो है जो पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे उनको मिसेज लिखा गया था, जिसमें पारस डेरो भी शामिल था। उसके बाद जो है उस वक्त 17 मर्द जो है पार्लियामेंट सेक्रेटरी थे, लेकिन 12 जो है खवातीन का जिक्र किया गया था। लेकिन उस नोटिफिकेशन में गलती की गई थी कि पारस डेरो को खवातीन लिखा गया था, लेकिन एक और नोटिफिकेशन जारी करके पारस डेरो को जो है मिस्टर लिखा गया। इस हवाले से अलग से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पारस डेरो जो है सांगड़ से मुंतखब रुकन सिंध असेंबली है, इससे कबल जो है वो मुराद अली शाह की टीम में भी शामिल रहे हैं। वो जो है मावन खास महकमा बराए नौजवान उमूर है, लेकिन महकमा कानून ने गलती करके उनको खातून लिखा था, लेकिन आज फिर से उनको मर्द लिखा गया है। जी बहुत शुक्रिया आज़ाद, आपने हमें अपडेट किया। डेयरी फार्मर्स और डेयरी एंड कैटल फार्मर्स सामने आ गए हैं। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का दूध 80 रुपए लीटर बढ़ाने का मुतालबा, जबकि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने इजाफे की मुखालफत करती है। तफसीलात जानते हैं काविश मेमन से। काविश हमारे साथ होंगे। अभी आपको बताएं, डेयरी फार्मर्स एंड डेयरी कैटल एंड फार्मर्स सामने आ गए हैं। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स का दूध 80 रुपए लीटर बढ़ाने का मुतालबा, जबकि डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने इजाफे की मुखालफत करती है। काविश बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल देखें, डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने आज प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है 4 बजे। इससे कबल डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन जो दूसरी तंजीम है उनका मौक़िफ़ सामने आ चुका है और ऐसा लग रहा है कि दोनों तंजीमें आमने सामने आ चुकी हैं। डेयरी एंड कैटल फार्मर ने दूध की कीमत में 80 रुपये लीटर इजाफे का मुतालबा किया है, जबकि डेयरी फार्मर एसोसिएशन जो दूसरी तंजीम है उन्होंने इस मुतालबे की मुखालफत कर दी और कहा है कि दूध की जो पैदावारी लागत है उसमें फ़िलहाल कोई इजाफा नहीं हुआ, दूध की कीमत में इजाफा नहीं होना चाहिए। उन्होंने उनका कहना है कि जो जानवरों का चारा है उसकी कीमतें भी इस वक्त मुस्तहकम है, जबकि जो शाकिर उमर गुज्जर है उनका ये कहना था कि बजट में टैक्सेस लगने के बाद जानवरों की जो फीड है वो महंगी हो चुकी है, तो अब पैदावारी लागत भी बढ़ गई है। तो उन्होंने 80 रुपये डिमांड की थी कमिश्नर कराची ने, लेकिन अब दोनों जो तंजीमें हैं डेयरी फार्मर्स की वो आमने सामने आ चुकी हैं और ऐसा लग रहा है कि ये मामला भी जो है वो खटाई में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जी काविश, बहुत शुक्रिया। कराची की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बंद। ईदी हेल्पलाइन 3 रोज बाद भी बहाल न हो सकी। कंट्रोल रूम इंचार्ज मोहम्मद हमीद के मुताबिक PTCL सेंटर के ADO से बात हुई है। मुख्तलिफ अस्पतालों के बाहर ईदी एम्बुलेंस मौजूद हैं। हेल्पलाइन सर्विस में कमी आई है। इस हवाले से मजीद बताएंगे अक्सर शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ईदी फाउंडेशन के सेंटर में मौजूद हूँ और शहर की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस ईदी 115 की हेल्पलाइन जो है इस वक्त काम करने से कासिर है। शहर की सबसे बड़ी हेल्पलाइन सर्विस से आवाम का राब्ता जो है वो इस वक्त मुनक़ता है। 72 घंटे से जो हेल्पलाइन है 115 की वो काम नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है वो शहरियों को अस्पताल आने और जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं सेंटर में मौजूद हूँ और यहाँ के कॉल सेंटर के इंचार्ज मोहम्मद हमीद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। PTCL महकमे से अब हमारी लास्ट टाइम जो बात हुई है PTCL के मुताबिक लास्ट 2 घंटे में जो है अब से इंशाल्लाह लाइंस ऑन हो जाएंगी। 72 घंटे गुजर गए हैं, हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की है। काम में थोड़ी सा जो है ना थोड़ा सा फ़र्क आया है, लेकिन इसमें मुस्तकिल हम यूँ नहीं कह सकते कि काम बिल्कुल डाउन हुआ है, क्योंकि पब्लिक जो है हमारे सेंटर्स हैं कराची में मुख्तलिफ, उन सेंटरों पर ईदी सेंटरों पर जाकर एम्बुलेंस सर्विस जो है वो यूज़ कर रही है और अपने मरीज़ों को अस्पताल मुंतकिल कर रही है। लिहाजा पहले ये हो रहा होता था कि 115 पर कॉल करके उनकी एक सही सहूलत जो है वो मौजूद थी, जो अब थोड़ी सी परेशानी का सामना है। लेकिन एम्बुलेंस जो है वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कम हो रही है और आवाम
जो है काफ़ी हद तक परेशान है। जितने भी अस्पताल हैं उनके बाहर जो है वो ईदी की एम्बुलेंसेज जो है वो खड़ी हुई हैं, वहाँ से लोग जो है वो सर्विस ले रहे हैं और साथ ही साथ इन्होंने अपना एक मोबाइल नंबर भी जो है वो दिया हुआ है जिस पे लोग जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। काम नहीं कर रही है हेल्पलाइन, जैसा कि हेल्पलाइन PTCL सेंटर के सर्विस के ADO से इनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा है कि 2 घंटे में जो है वो बहाल कर दी जाएगी और काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। जी, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, सीमेंट की 50 किलो बोरी की कीमत में 150 रुपए तक का इजाफा कर दिया गया, जिसके बाद सीमेंट की बोरी की कीमत 1200 रुपए से बढ़कर 1350 रुपए हो गई है। वफाकी बजट में सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में सिर्फ 1 रुपए इजाफा किया गया था। हुकूमत ने सीमेंट पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स नाफिज किया हुआ है। मजीद जान लेते हैं अयाज राना से। जी अयाज, अगर हम बात करें सीमेंट के ऊपर, जहां तामीराती शोबे का सबसे अहम अगर बात रॉ मटेरियल की बात करें तो सीमेंट एक मेन किरदार है, जिसमें आपको अपने घर की तामीर करनी हो, गटर बनाने हो, कोई भी चीज़ हो, सीमेंट सबसे मेन इंग्रेडिएंट माना जाता है जो यूज़ किया जाता है। अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में जो हमने सुना था बजट के अंदर, उसके अंदर इजाफा करने की बातें थी, लेकिन अभी भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो 2 रुपये फ़ी किलो पे रखी गई है। लेकिन फिर भी इस वक्त जो अगर हम बात करें तो सीमेंट के ऊपर 150 रुपये तक का इजाफा हो गया एक बैग पे। असलम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं जो कि सीमेंट के कारोबार से मुंसलिक हैं। असलम भाई, कितनी कीमतें हो गई इस वक्त सीमेंट की, कैसा है कारोबार? भाई 30 तारीख तक जो थी ना वो थी 1170 रुपये, और अभी उन्होंने पहली तारीख को फ़ौरन ही एक साथ ही उन्होंने 150 रुपये बढ़ा के समझो 1310 कर दिया होल सेल। उसके बाद परचून में हम इसको 1330 से लेके 1350 तक का बेच रहे हैं, और मार्केट में वो जान भी नहीं है, सब लोग परेशान हैं। और ये हमारी हुकूमत जो गवर्नमेंट है या साबका ये है वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जो भी आर्डर ऊपर से आता है उसी के ऊपर अमल दरामद शुरू हो जाता है। अब उसमें गरीब तबका तो मर रहा है ना, जैसे बिजली है, पानी है, कुछ नहीं है कराची में। वफाक जो है सबको लेके डूब रहा है, और हमारे वाले को इनकी चलती नहीं है कोई भी। ये जो समझते हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक जैसी कीमत है इस वक्त सीमेंट की, या पंजाब में यहाँ फर्क है? पंजाब में 20-25 रुपये इससे अप है, क्योंकि वहाँ काम चल रहे हैं, पुल भी बन रहे हैं, सड़कें भी तामीर हो रही हैं। 57 अरब रुपए का उनको बजट भी मिल चुका है। यहाँ हमारी गलियों में आके कचरा कुंडी बनी हुई है, पूरा बाटन रोड पे आके देखें आप, पता चल जाएगा आपको क्या हो रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, गटर बह रहे हैं, गलियां बह रही हैं। जैसे असलम साहब जो कि सीमेंट के कारोबार से मुंसलिक हैं, ये माटन रोड पे मशहूर मार्केट है जो कि सुबह से ही यहाँ पे कारोबार शुरू हो जाता है। इस वक्त इनका कहना यही है कि सीमेंट की कीमतें बढ़ने, जहाँ साथ साथ कीमतें बढ़ रही हैं, वहाँ बिजली और तमाम चीज़ों की कीमत बढ़ने से जो लागत बढ़ रही है लोगों की, उसकी वजह से कारोबार नहीं चल रहे। सुबह से ही मार्केट के अंदर जो है वो सन्नाटों के राज हैं, और हुकूमत से उनकी अपील यही है कि कम से कम इतनी महंगाई के ऊपर कंट्रोल करें ताकि जो कारोबारी तबका है जो इस वक्त पिस रहा है, कम से कम उनके कारोबार तो चल सकें। जी, महकमा सेहत के MC के मातहत चलने वाला कराची का वाहिद सरकारी होम्योपैथिक अस्पताल वीरानी का मंजर पेश करने लगा। अस्पताल के बिस्तर खाली पड़े हैं, जबकि कुछ सहूलतों का फुकदान भी है। मजीद जान लेते हैं इब्राहिम रिंद से। बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के तारीखी और वाहिद होम्योपैथिक हॉस्पिटल नॉर्थ नाज़माबाद में, जहां के मनाजिर इंतहाई खस्ता हाल हैं, जहां का जो इमारत है वो भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे स्टाफ तो मौजूद हैं, डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज और दीगर स्टाफ भी मौजूद है। मरीज़ भी आ रहे हैं, इलाज भी बेहतर अंदाज में हो रहा है, लेकिन अस्पताल की जो इमारत है वो खंडर का मंजर पेश कर रही है। जैसे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं ऊपर कि ये बलाई मंजिल है, फर्स्ट फ्लोर पर ये कायम वार्ड था, एक तारीखी हॉस्पिटल था होम्योपैथिक का, जो कि कराची का भी वाहिद होम्योपैथिक हॉस्पिटल है। महकमा सेहत KMC के मातहत ये हॉस्पिटल है, 40 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। जबकि इसके अंदरूनी मनाजिर आपको दिखा सकें कि ये फीमेल वार्ड नंबर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ के भी आपको अंदर के मनाजिर दिखाएं तो यहाँ की भी बुरी हालत है कि ऊपर की जो छत है वो खस्ता हाल है, कभी भी ये गिर सकती है, सर ये गल सड़ चुके हैं। और इसी तरह एक ज़माने में यहाँ पे मरीज़ों की बहुत तादाद होती थी और दाखिल कराने के लिए लोगों को सिफारिशें करना पड़ती थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि पूरे ये वार्डों के ये मनाजिर हैं कि ये वार्डों जो बेड्स हैं वो पड़े हुए हैं, क्योंकि इमारत किसी टाइम भी गिर सकती है। तो इस वजह से अस्पताल की इंतजामिया यहाँ पर मरीज़ों को दाखिल नहीं कर रही, लेकिन जो OPD में आ रहे हैं मरीज़ उनको तमाम तर सहूलियत फराम की जा रही हैं। और अभी भी 100 से 150 मरीज़ जो है वो OPD में आके अपना मुआयना कराते हैं, इलाज कराते हैं, और जिनको तमाम तर सहूलियत मौजूद है। लेकिन अस्पताल की जो ओवरऑल इमारत है वो इंतहाई खस्ता हाल है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को और जो दीगर अस्पताल की इंतजामिया उनको भी चाहिए कि इस हवाले से तवज्जो दें। अस्पताल की इंतजामिया का कहना है कि उन्होंने कई बार आला हुकाम को ख़त भी लिखा है कि इमारत की तामीर और मरम्मत के लिए, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं दी जाती, जिसकी वजह से
इस मरीजों की ज़िंदगियां सेव करने के लिए नीचे वार्ड बनाया गया, वहीं पर अगर कोई मरीज़ आता है तो उनको दाखिल किया जाता है। लेकिन अस्पताल के अंदर के मनाजर ये हैं और ये वाहिद होम्योपैथिक हॉस्पिटल है महकमा सेहत KMC के अंडर में, जिसके हालात आपके सामने हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इसको बेहतर करने के लिए इकदाम करें ताकि मुल्क भर से या ख़ास तौर पर कराची भर के मुख्तलिफ इलाकों से इलाज की घर से आने वाले मरीज़ों को तमाम तर सहूलियात यहाँ पर मुयस्सर हो सकें। कराची के लिए खतरे की घंटी बज गई। शहर कायद में पोलियो केसेस के इजाफे का खदशा, 25,000 से जायद वालिदैन का बच्चों को पोलियो के कतरे न पिलवाने का इंकशाफ। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध के कोऑर्डिनेटर इरशाद अली कहते हैं जून की पोलियो मुहिम के दौरान 25,000 वालिदैन ने पोलियो के कतरे पिलवाने से इनकार कर दिया। मजीद जानेंगे मीर कैरियर से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, दुनिया भर में पोलियो वायरस का खात्मा हो चुका है। दुनिया भर में पोलियो वायरस के केसेस इंतहाई कम रिपोर्ट होते हैं, लेकिन ताहाल पाकिस्तान में पोलियो वायरस के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। इस साल पाकिस्तान में 8 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि अगर बात की जाए सूबाई सतह की तो सिंध में 2 केसेस पोलियो के जो है रिपोर्ट हुए। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि कराची में या पूरे सूबे में जो कैंपेन चलाई गई जून और जुलाई में ख़ास तौर पर पोलियो के कतरे पिलाने की, उसमें जो बलूचिस्तान की बात की जाए तो 3,000 से ज़्यादा जो है उसमें रिफ्यूज़ल्स आए, यानी वालिदैन ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने से इनकार किया। इसी वजह से हम बात करेंगे इरशाद अली सोडर जो कि कोऑर्डिनेटर हैं इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर सिंध के, उनसे हम बात करेंगे, पूछेंगे कि कितने रिफ्यूज़ल्स आए और हुकूमती सतह पर क्या पॉलिसी बनाई गई है ऐसे रिफ्यूज़ल्स को टैकल करने के लिए। हमारा जो स्टिल रिफ्यूज़ल्स थे, जो सारी एक्टिविटी के बावजूद भी रिफ्यूज़ल रहे, वो 25,000 से ज़ायद थे। अब 25,000 से ज़ायद रिफ्यूज़ल सिर्फ कराची में अगर रह जाएं, वो पेरेंट्स अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ना करने दें, तो नेचुरली वायरस के लिए ये जो दावत देने वाली बात है। तो वायरस को वो एनवायरनमेंट मिलता है, उन बच्चों के जिन बच्चों को वैक्सीन नहीं मिलती, उन बच्चों पे वायरस का अटैक होने का ख़तरा सबसे ज़्यादा होता है। तो हम बहुत बड़ा नंबर है, जिसकी वजह से ज़रूरी है कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए पाकिस्तान पूरे से और अपने बच्चों को महफूज रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर वालिदैन को अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। और वैक्सीनेशन की 2 किस्म है। एक तो हमारी जो रूटीन की वैक्सीन होती है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसको भी हिफाजती टीके लगाने, वो बहुत ज़रूरी है बच्चे की इम्यूनिटी बनाने के लिए। फिर साथ साथ जो ओरल पोलियो वैक्सीन जो हम जो है देते हैं अपनी कैंपेन्स में, वो भी पिलानी है, क्योंकि हमें तो पता है कि कराची के सारे अजला में वायरस जो है वो मौजूद है। एनवायरमेंटल सैंपल से वायरस डिटेक्ट होता है जो सारे अजला में मौजूद है। तो ख़तरा तो हर जगह पे है, तो कहीं पे भी हमारा बच्चा कोई मिस हो जाता है और वायरस उसको अगर लग गया तो उससे जो है उसके डिसेबिलिटी का खतरा होता है। वालिदैन को चाहिए कि वो ना सिर्फ अपने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए, बल्कि जो उनके पड़ोस में जो रहते हैं उनको भी इस पर राज़ी करें कि पोलियो के कतरे लाजमी है पिलाना, बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए जाए। पोलियो वायरस से उसको ख़त्म करने के लिए सिंध भर में पोलियो के कतरे पिलाने की मुहिम मज़ीद जो है तेज़ की जाएगी। जी, कराची में ईस्ट जोन पुलिस ने मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी पर 10,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और एहलकार तैनात किए जाएंगे। मजीद जानते हैं DIG ईस्ट गुलाम असफर मईसर के साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे मिराज अख्तर से। जी बिल्कुल, मुहर्रम उल हराम शुरू हो चुके हैं और इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है कि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी प्लान तैयार किया जाता है हर साल ही। इस दफ़ा भी जो है सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सोल्जर बाज़ार थाने में, जहाँ पर DIG ईस्ट गुलाम असफर मईसर हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि यहाँ पर इफ्तिताह करने आए थे। ANPR जो कि जदीद कैमरे यहाँ पर लगाए गए हैं उसका, तो यही हम उनसे पूछ लेते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या उन्होंने प्लान किया है सिक्योरिटी के लिए। जी, मुहर्रम की तैयारी आपको पता है कि हम तकरीबन 1 महीना पहले से बड़ी ईद के फौरी बाद जो है इसकी तैयारी शुरू हो जाती है। पुलिस ने अपनी जितनी भी डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे निश्तर पार्क से आपको पता है कि मुख्तलिफ़ अयाम में आलमोस्ट 8, 9 और 10 तारीख को रोज़ाना के एक बहुत बड़े जुलूस हैं जो ईस्ट जोन से निकल के और साउथ जोन में जाके जो है वो ख़त्म होते हैं। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ जो है वो ज़ावियों से सिक्योरिटी जो है वो इन्हांस की है। लाइक इसमें एक तो है जो जहाँ पे अभी आप मौजूद हैं कि टेक्निकल जो सर्विलेंस है जो थ्रू CCTV कैमरा की जाती है। इस सिलसिले में हमने मुख्तलिफ़ कंट्रोल रूम्स का क़याम किया है। निश्तर पार्क के अंदर एक कंट्रोल रूम है, इसी तरह ये सोल्जर बाज़ार में कंट्रोल रूम बनाया गया है। ओवरऑल हमारे जोन में 10,000
से ज़ायद की नफरी जो है वो इस जोन के अंदर मुहर्रम के और अशूरे के जो प्रोग्राम हैं उसकी सिक्योरिटी के लिए जो है वो तैनात की गई है। इस मरतबा हमने प्लेन क्लोथ की जो डिप्लॉयमेंट है वो काफ़ी बढ़ाई है। डीआईजी ईस्ट हमारे साथ मौजूद थे और उनका ये कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे, उसके लिए मुकम्मल कर ली गई है तमाम तर तैयारियाँ, जदीद कैमरों से भी मदद ली जा रही है ताकि किसी भी किस्म के नाखुशगवार वाक़े से फौरी तौर पर निपटा जा सके। जी। दूसरी जानिब गुलिस्तान जौहर अंडरपास का एक ट्रैक मरम्मत के बाद आवाम के लिए खोल दिया गया। गुलिस्तान जौहर से पहलवान कोट जाने वाला ट्रैक मरम्मत के बाद इस माह के आखिर में आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। मजीद जानेंगे एहसन अब्बासी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलिस्तान जौहर के फ़लस्तीन अंडरपास पे मौजूद हूँ, जिसको 2023-21 अगस्त को जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की जानिब से इफ्तिताह किया गया था। 2.1 अरब रुपए की लागत से ये मनसूबा तैयार किया गया था, जो कि 1 साल भी मुकम्मल होने से कबल जो है वो टूट फूट का शिकार होने लगा, जिसके बाद इसकी दोबारा से मुरम्मत का आगाज़ किया गया। ये 19 मीटर जो है वो चौड़ा और 1100 मीटर लंबा ये अंडरपास है, जिस पे बिछाए जाने वाले पेवर जो है वो ख़राब होना शुरू हो गए, जिसके बाइस जो है इसकी दोबारा से मुरम्मत का आगाज़ किया गया। इस वक्त जिस ट्रैक पे मैं मौजूद हूँ ये शमामा शॉपिंग सेंटर से पहलवान गोट एयरपोर्ट की जानिब जाता है। इधर से जो है वो तमाम पेवर्स को निकाला गया, उसकी दोबारा से इंटरलॉकिंग की गई और उसके बाद इस ट्रैक को जो है वो तकरीबन 2 माह के बाद मुरम्मत मुकम्मल होने के बाद खोल दिया गया। जबकि पहलवान गोट एयरपोर्ट से जो है वो गुलिस्तान जौहर आने वाला जो ट्रैक है वो अभी बंद है, उसकी दोबारा से मुरम्मत की जा रही है। मुरम्मत का मकसद ये है कि वो तमाम पेवर्स जो बिछाए गए थे इस मनसूबे पर, उसकी दोबारा से इंटरलॉकिंग कर दी जाए ताकि गुजरने वाली जो सवारियाँ हैं उनको दरपेश जो मसाइल हैं वो ना आ सके, हादसात का सबब बन रहे थे। अब इस वाले ट्रैक के दोबारा से जो है वो पेवर्स को निकाला जा रहा है। निकालने के बाद जो है वो खाका बिछाया जाएगा, खाका बिछाने के बाद जो है दोबारा इसकी इंटरलॉकिंग की जाएगी, कर लिया जाएगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर और जो इंतज़ामिया है उसकी जानिब से कहा जा रहा है कि इस बार मुकम्मल तौर पे कंसल्टेंट की तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो दूर किए जा रहे हैं इंटरलॉकिंग के हवाले से। जी, सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, गाड़ियों के प्रीमियम नंबर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला, अपने नाम के हर्फ का नंबर प्लेट भी हासिल किए जा सकेंगे। मजीद जान लेते हैं आजिज़ जमाली से। जी आजिज़, बताइएगा। आजिज़ से राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताते चलें कि सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। गाड़ियों के प्रीमियम नंबर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला किया गया है। अपने नाम के हर्फ का नंबर प्लेट भी अब हासिल किया जा सकेगा। आपको बताएं, सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। गाड़ियों के प्रीमियम नंबर का दूसरा मरहला शुरू करने का फैसला किया गया। अपने नाम के हर्फ का नंबर प्लेट भी हासिल किया जा सकता है, बता रहे हैं आजिज़ जमाली। जी हाँ, यहाँ पे इजलास हुआ है सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत DG एक्साइज के दफ्तर में। फैसला ये हुआ है कि जो प्रीमियर नंबर प्लेट्स की दूसरी नीलामी भी शुरू की जा रही है और उसके लिए अलग दफ्तर भी कायम किया जा रहा है। अब इस नीलामी में प्रीमियर नंबर प्लेट्स में अपने नाम के हुरूफ का नंबर प्लेट्स पर लिया जा सकता है, उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। और इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि पसंद के नंबर प्लेट्स की फीस में इजाफा किया गया है। शर्जील इनाम मेमन ने इस मौके पे हिदायत की है कि तमाम कानूनी तकाज़े पूरे किए जाएं और ये प्रीमियर नंबर प्लेट जो है रजिस्टर्ड गाड़ियों को ही मिल सकेंगे। प्रीमियर नंबर प्लेट सिर्फ ऐसी गाड़ियों को मिल सकेगी जो ऑलरेडी महकमा एक्साइज के पास रजिस्टर्ड होंगी, किसी नई गाड़ी को ये नंबर प्लेट नहीं मिलेगा। तो ये सारे मामला इजलास में हुए। नारकोटिक्स के हवाले से भी इजलास में कुछ फैसले किए गए हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया आजिज़।